मॉर्निंग ऑल। आज के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 11 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अविलंब रूपी समतल के समीकरण के बारे में बताऊंगा, अर्थात इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होता है, इसके विषय में बताएं। अविलंब रूपी समतल का समीकरण, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसको समझते हैं। आइए, इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस अर्थात DCs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय तो ये आप देखिए, हिंदी में इसको आप इस प्रकार समझेंगे। यदि LMN मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की दिक् कोज्याएं तथा P इसकी लंबिक दूरी हो तो अविलंब रूपी समतल का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जाता है। यह है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। यहाँ पे P क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो मान लीजिए x अक्ष पर बिंदु A पर और y अक्ष पर बिंदु B पर तथा z अक्ष पर बिंदु C पर कोई समतल मिलता है, और इसकी विशेषता यह है कि मूल बिंदु से इस समतल पर हमने एक लंब डाला जिसे हमने ON से दर्शाया हुआ है, जिसकी लंबाई P है। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल p है तो ये लंबाई है और ये कैपिटल P है, इसका फर्क जरूर देख लीजिएगा। ये एक बिंदु है P, लेकिन ये लंबाई है स्मॉल p से जो दिखाई है मैंने। और इसमें एक विशेष बात ये बताने की है कि बहुत छोटा सा अंतर होता है लंब में और अविलंब में, अर्थात देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल। परपेंडिकुलर क्या है कि किसी भी रेखा पर अथवा समतल पर आप एक 90 अंश पर बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए जब कोई रेखा खींचते हैं तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। किसी भी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा जब खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर कहलाती है। लेकिन इसी रेखा की जब डायरेक्शन कोसाइन भी दी जाती है, अर्थात दिक् कोज्या भी अगर इसकी पता हो, जो क्रमशः x y z अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो जब इसकी डायरेक्शन कोसाइन भी पता होती है और इसकी लंब की लंबाई मालूम है, तो इसको हम जो है अविलंब कहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये इसका समीकरण होता है। और आइए इसको एक डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से इस रूप को समझने का प्रयास करते हैं। आइए समतल का अविलंब रूपी समीकरण को हम डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। आइए ये देखिए, समतल का अविलंब रूपी समीकरण है। इसको आप देख सकते हैं, एक समतल है ये नॉर्मल फॉर्म में। एक्स वाई जेड हमारे एक्सिस है, तीनों देख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब आप इसमें देखिए कि ये एक समतल है जो तीनों अक्षों पर 3 बिंदुओं पर, यहाँ मान लीजिए A बिंदु है, यहाँ मान लीजिए B बिंदु है, यहाँ मान लीजिए C बिंदु है। तीनों ABC बिंदुओं पर ये समतल मिलता है। अब इधर ध्यान से देखिएगा आप, तो आप पाएंगे कि ये कोई रेखा है जो मूल बिंदु से आ रही है। मूल बिंदु से कोई रेखा आ रही है और ये देख सकते हैं आप, मूल बिंदु से आने वाली रेखा जो समतल पर 90 अंश के कोण पर है, लंबवत है, इसको हम अविलंब बोलते हैं। और ये नॉर्मल जो है एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा कोण बना रहा है, ये देख सकते हैं, और वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये बीटा कोण इधर से आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए, वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये बीटा कोण बना रहा है इस तरीके से, ये आप देखिए। अब इस तरफ आप देख सकते हैं, इधर जेड अक्ष पर, जेड अक्ष के साथ ये ग्रीन कलर से दिखाया हुआ गामा कोण बनाती है ये रेखा, विलंब रेखा। तो ये आपने देखा किस प्रकार से ये रेखा। अब ये ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से समतल पर मान लीजिए ये अविलंब n बिंदु पर मिलता है, n बिंदु पर, और ये मान लो कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x y z हैं। समतल पर हमने कोई बिंदु P मान लिया है और
ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु P से हमने इस बिंदु P को मूल बिंदु से मिलाया। यहाँ देख सकते हैं आप, बिंदु P को मूल बिंदु से जब मिला दिया तो ये रेखा कहलाएगी OP रेखा ये कहलाएगी O से P तक की। इसको हमने मूल बिंदु से मिला दिया और बिंदु O से अर्थात मूल बिंदु से ये N बिंदु आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए यहाँ पर, ये N पॉइंट है, ये नॉर्मल लाइन है, अविलंब रेखा है। अब देखिए इधर, तो ये हमने मूल बिंदु से ये मिला दिए दोनों बिंदुओं को, N को और P बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया और यहाँ से P से N तक मिला दिया तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। आप ध्यान दीजिए, ये समकोण, चूंकि ये समतल पर अविलंब है और मान लीजिए O से N तक अर्थात ON रेखा यानी अविलंब रेखा की लंबाई P है। आइए अब इसकी गणना करते हैं, हम इसका समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो देखिए, बिंदु N को P से मिला दिया हमने, एक लाइन खींच दी यहाँ से यहाँ तक और इन दोनों बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाया इस प्रकार। ये आप देख सकते हैं, ये रेखा बिंदु P से O को मिलाया, बिंदु N से O को मिलाया तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा और ये समकोण त्रिभुज होगा। किस प्रकार होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जब इन दोनों को आप मिला देंगे मूल बिंदु से तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा जिसको हम कहेंगे OPN एक समकोण त्रिभुज हो गया और जिसमें ON की लंबाई P है। ये क्लियर हुआ? आइए अब इसकी गणना करते हैं। तो देखिए, ये अविलंब है, N को और P को दोनों को हमने O से मिलाया, इसको हमने मूल बिंदु O से मिला दिया, इस रेखा N और P को भी मिलाया तो आप देखिए ये इस प्रकार से आएगी और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ये ONP ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया और इसके अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं। एक बात विशेष ध्यान से ये देने की है कि ON रेखा जो अविलंब है इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमने मानी है LMN। अब इसकी गणना करते हैं। देखिए, ये हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN मानी है, किसकी? ON जो नॉर्मल लाइन है हमारी, ये प्लेन से पार निकल जाएगी इस तरह से अविलंब रेखा, तो ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN मान ली है। बिंदु P के निर्देशांक हमने x, y, z माने हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिंदु P के निर्देशांक x, y, z और हमने क्या माना है इसमें, O से N तक की लंबाई हमने मान ली है P, स्मॉल p से दर्शाया है और ये कैपिटल P जो है ये कोई पॉइंट है, किस पर? समतल पर। आइए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखा, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं ऑन द प्लेन ABC। आल्सो लेट डिस्टेंस ON इज इक्वल टू स्मॉल p, ये स्मॉल p से हमने दर्शाया है, मान लीजिए लेंथ इसकी p है। जॉइन द पॉइंट्स O, P एंड PN। ये देख सकते हैं, O को हमने P से मिलाया, N से मिलाया और N को P से मिला दिया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ONP बन गया जिसमें ये ON और NP लाइन यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, ON इज परपेंडिकुलर टू PN। समकोण त्रिभुज बनाया हमने तो ON रेखा जो है वो NP या PN रेखा पर लंबवत है। दिस इम्प्लाइज प्रोजेक्शन के बारे में हमने बताया था, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ, ये हम देखेंगे OP का प्रोजेक्शन ON पे निकालना चाहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ON। ध्यान दीजिए, ये OP रेखा का प्रक्षेप ON रेखा पर जो होगा तो इस समकोण त्रिभुज से देखेंगे तो ON के बराबर होगा, तो इसलिए हमने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, दिस इज इक्वल टू ON, लेंथ ON के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप ये जानते हैं कि रेखा OP की ON की ये जो नॉर्मल लाइन है ON, इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमने LMN मानी है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हमने बताया था कि इस तरीके से था कि यदि मान लीजिए AB रेखा का प्रक्षेप निकालना है किसी रेखा P के ऊपर, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि AB की हमको डायरेक्शन कोसाइन पता होनी चाहिए LMN, और इस रेखा P और Q के हमको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1 और मान लीजिए बिंदु Q के कोऑर्डिनेट x2, y2
Z2, ये हमें पता होने चाहिए, तब इसका प्रक्षेप यहाँ पे हम a डैश b डैश कहते हैं। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, ये था x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू m प्लस z2 माइनस z1 इंटू n। ये हो गया, इसको मैं यहाँ मिटा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूल बिंदु O के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 0 होते हैं। बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी x y z माने हुए हैं। तो ये x y z में से हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये x, क्योंकि बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने x y z माने, इसको x2 y2 z2 कह सकते हैं आप। तो ये मैंने लिख दिया x माइनस x1 y1 z1 क्या है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं हमेशा 0 0 होते हैं, और ये l हो गया। इसी तरह ये मैंने लिखा y माइनस 0, ये m हो गया। इसी तरह मैंने लिखा ये z माइनस 0 और ये n हो गया। दिस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और ये दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, देख सकते हैं ओ एन के बराबर है। ये जो प्रक्षेप आया है ये ओ एन के बराबर है। और आप ये भी जानते हैं कि ये ओ एन दूरी किसके बराबर मानी गई थी, पी के बराबर। तो मैं यही लिख सकता हूँ ओ एन डिस्टेंस इज इक्वल टू नथिंग बट पी। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला। ये अब फॉर्मूला आ गया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ऊपर। सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड दिस इज इक्वल टू पी। यही समतल का अविलंब रूपी समीकरण है, अर्थात दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जहाँ पे p डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन एंड एल एम एन बीइंग द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओ एन, नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन है। तो इस प्रकार ये समीकरण इसका ये होता है अविलंब रूपी समतल का समीकरण। तो देखा आपने कि हमने किस प्रकार समतल के अविलंब रूपी समीकरण को ज्ञात करना आपको बताया। अब इसी प्रकार किसी भी समतल के व्यापक समीकरण को अंतखंड रूप में अथवा नॉर्मल रूप में किस प्रकार प्रकट करते हैं, किस प्रकार चेंज करते हैं, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि किसी समतल के व्यापक समीकरण को जनरल इक्वेशन यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 को आप किस प्रकार से इंटरसेप्ट फॉर्म अथवा नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि इस टाइप का अगर कोई समतल का व्यापक समीकरण दिया है तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 में, अथवा नॉर्मल फॉर्म अविलंब रूपी समतल जिसमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के रूप में किस प्रकार बदलते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, जनरल इक्वेशन क्या है प्लेन की हम जानते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसमें दोनों तरफ हम d से डिवाइड करेंगे, यदि d का मान 0 नहीं है तो कंडीशन यहाँ रहेगी, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय d, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय d बी गेट, अगर d से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस, ये ध्यान दीजिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, इसको सबसे पहले तो इस तरह लिखेंगे हम। तो ये राइट हैंड साइड पर जब ले जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम इसे माइनस डी से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस डी बी गेट। सो माइनस डी से जब आप इसे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, और ये आप जानते हैं कि डी की वैल्यू 0 नहीं है,
इसलिए जब इसे आप माइनस डी से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड 1, सो वी गेट दिस इम्प्लाइज a upon d minus into x plus minus b upon d into y plus minus c upon d into z equal to 1। इसको आप फिर से चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं x अपॉन और ये आपका d अपॉन a माइनस टाइम्स दिस प्लस y अपॉन माइनस d अपॉन b प्लस जेड अपॉन ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू 1। ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कोई क्वांटिटी होगी डिवाइड करने पर, तो इसको आप इस प्रकार मान सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। सो इसमें क्या होगा आप बता सकते हैं कि वेयर, आप कह सकते हैं वेयर ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इसी प्रकार आप कहेंगे b इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन बी एंड c इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। सॉरी ये स्मॉल c है, वो कैपिटल C, ये स्मॉल c है हमारे पास। स्मॉल c की वैल्यू हमने ये निकाली कैपिटल C से डिवाइड करेंगे, ये आपका इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ लिख के दिखाएंगे तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 का अंतखंड रूपी समतल के समीकरण के रूप में, जहां आप बताएंगे कि ये ए बी सी के मान ये इस प्रकार से हैं। तो देखा आपने, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन को किस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कभी कभी प्रश्नों में ये आ जाता है, इस प्रकार से परिवर्तन करने के लिए तो आप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट है हमारा चेंजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। कैसे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है? नॉर्मल फॉर्म का अर्थ है इस समीकरण को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के रूप में आपको लिखना है। इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हैं। तो इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी represents the same plane, then we have ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये हो गया फर्स्ट आपका। और सेकेंडली आपने इस इक्वेशन को इस प्रकार लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी, ये डी को इस तरफ हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए हमने कहा है कि ये दोनों समतल के जो समीकरण हैं, दोनों रूप हैं, ये एक ही समतल के समीकरण हैं। इस प्रकार इनके कोएफिशिएंट अर्थात x, y, z के गुणांकों में परस्पर समानुपात होगा। तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज L अपॉन A रेशियो इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C एंड दिस इज इक्वल टू P अपॉन माइनस T, ये आएगा। यहाँ से हमें ABC की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आप ये देखिए इसमें एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए यहाँ एक केस आएगा, केस फर्स्ट, इफ P इज पॉजिटिव। ये तो आप जानते हैं कि P तो पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि P इज ए डिस्टेंस, इसलिए P ऑलवेज पॉजिटिव। तो P इज पॉजिटिव क्योंकि P इज ए डिस्टेंस। अब केस क्या है, यहाँ पे दो केस होंगे D की वैल्यू पर। एंड इफ D इज पॉजिटिव, अगर D का मान पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक बात और समझिएगा। ये तो ठीक है, आपने लिखा L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू P अपॉन माइनस D। ध्यान दीजिएगा, ये इसको आप इस प्रकार आगे और लिख सकते हैं। रेशियो को आप जानते हैं कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी। और ये एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो हमने ये बाई द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियोज, रेशियो की जो अनुपातों की प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे हम ये लिख सकते हैं
एंड यू नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 होता है क्योंकि एलिमेंट जो डायरेक्शन कोसाइन है उसकी प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं पहले भी। तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो दिस विल बी प्लस माइनस 1 अपॉन दिस थिंग। सो आई कैन राइट हियर दिस विल बी एज, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया। यहां से हम ये वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे, प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट में। यहां से हम एल एम एन के और पी की वैल्यूज प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको बताया भी कंडीशन कि पी तो डिस्टेंस है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यदि डी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू चूंकि यहाँ पी अपॉन माइनस डी आपको दिख रहा है तो ये फिर माइनस में होगी ये वैल्यू, अगर डी का मान पॉजिटिव है तो। यदि ये वैल्यू फिर माइनस में है तो इट मीन्स यहाँ की जो वैल्यू होगी वो भी माइनस में होगी। तो जब ये सारी वैल्यूज माइनस में होंगी, चूंकि ये वैल्यू माइनस में है तो ये ऑब्वियसली ये वैल्यू भी माइनस में होंगी। तो किस प्रकार हमें निकालना है आप इसको समझिए ध्यान से। तो जैसे हमने ये लिया, मैंने बताया आपको कि ये वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि डी पॉजिटिव है और पी पॉजिटिव है और माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी। तो इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम फर्स्टली इसको नेगेटिव चूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो ये मैंने इस प्रकार लिखा, एल अपॉन ए प्लस एम अपॉन बी प्लस एन अपॉन सी, सॉरी ये इक्वल है, इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू ये p अपॉन माइनस डी और दिस इज इक्वल टू, ये मैंने कहा कि माइनस लेना है क्योंकि ये माइनस में है। सो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको ए बी सी के मान इस प्रकार प्राप्त होंगे, सॉरी एल एम एन के। ये एल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एल इज इक्वल टू ए यहाँ आ जाएगा माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली आप लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह आप लिखेंगे n इक्वल टू माइनस सी अपॉन, ये आप यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने देखा ये एलिमेंट के मान हमने प्राप्त किए। अब ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, माइनस टू माइनस कैंसिल होगा तो p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ p की वैल्यू मिलेगी आपको d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार हम एलिमेंट के मान प्राप्त कर सकते हैं और दिए गए समीकरण को हम जो है नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये इस प्रकार से होगा। सेकंड केस इसमें ये आता है कि p इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। अब यहाँ सेकंड केस डिस्कस करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट केस था जब मैंने कहा था कि d इज पॉजिटिव। सेकंड केस में हमने कहा कि p इज पॉजिटिव, p तो डिस्टेंस है, एंड d इज नेगेटिव। जब आप d को नेगेटिव मानेंगे तो ये l अपॉन ए, m अपॉन b, n अपॉन c इक्वल टू p अपॉन माइनस डी, ये तो हमारा केस था यहाँ से। अब इसके बाद बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ d की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इट मीन्स ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। जब ये प्लस होगी तो ये भी प्लस होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया। पॉजिटिव के केस में यहाँ क्या लिया था मैंने, नेगेटिव। जब ये प्लस हो गया तो इससे हमें एलिमेंट की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त होंगी। आप देख सकते हैं एल इज इक्वल टू ये ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह आप लिख देंगे m की वैल्यू b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n इज इक्वल टू c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से p की वैल्यू अब आपको निकालनी है। तो p की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू ऑफ p विल बी, ये हमने पॉजिटिव लिया और ये दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको अब मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा।
यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है, मैंने कहा था, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, ये क्या लिखा है, P इज पॉजिटिव एंड D इज नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि D की वैल्यू -4 है सपोज, तो आप जब -4 यहाँ रखेंगे सपोज, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो P की वैल्यू क्या होगी, प्लस। तो इस प्रकार से ये अगर D नेगेटिव भी है तो भी ये आपको वैल्यू P की पॉजिटिव प्राप्त होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है कि ये LMN की वैल्यू हमने ABC से इस प्रकार प्राप्त की है, तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि ABC जो है किसी समतल में जो कि x, y, z के गुणांक थे या हैं, तो x, y, z के गुणांक ABC हैं समतल के समीकरण में, तो ये ABC जो है डायरेक्शन रेशियो को शो करता है। आप देख सकते हैं इनमें ये कॉमन वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को, ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो दिस इम्प्लाइज, जब कॉमन वैल्यू को इनमें डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये a, b, c के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्या, आई मीन टू से L इज इक्वल टू, इफ L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार आप ये देखते हैं m इज इक्वल टू b अपॉन, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्वांटिटी कौन सी है, कॉमन क्वांटिटी इसमें रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। यदि हम इसको वैनिश कर दें अथवा इसको कैंसिल आउट कर दें, तो आप ये कह सकते हैं कि L इज प्रोपोर्शनल टू A, M इज प्रोपोर्शनल टू B, N इज प्रोपोर्शनल टू C। इट मीन्स ये तो LMN है, फिर ये क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। इसलिए इससे एक निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये स्पष्ट हुआ। ऑब्वियसली ABC रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात of the normal to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0। यदि कोई समतल ax plus by plus cz plus d equal to 0 होता है, तो उसमें ये ABC जो होते हैं ये उस समतल पर, I mean जैसे कोई ये समतल है, इसका समीकरण आपने लिखा ax plus by plus cz plus d equal to 0। तो ध्यान दीजिए इस समतल पे जब आप एक नॉर्मल डालेंगे तो उस नॉर्मल की dRs जो होंगी वो दी जाती हैं ABC से। इस बात को आप ध्यान रखें, इस नॉर्मल की dr ABC के द्वारा दी जाएंगी। जब किसी रेखा की dr पता होती है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन आप इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एसेट्रा आदि। इसी प्रकार m, इसी प्रकार n, A, B, C क्रमशः यहाँ आते जाएंगे, अपॉन में यही क्वांटिटी रहेगी। तो ये आपको ये क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये हमारा आर्टिकल कन्वर्जन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म, और इससे पहले बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सेकंड में हम आपको इस पर आधारित सवालों को हल करके दिखाएंगे। Thank you.